नमस्कार, मैं राहुल कुलकर्णी, आपका इंडिया टीवी में स्वागत है। चूँकि मैं मराठी में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि जो जाने-माने गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं, उनको भी मैं जो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, वो समझ में आना चाहिए। देश के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने देश के लेवल पे कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई और उसकी ज़िम्मेवारी भी खुद के पास ली। और चूँकि पुणे से जो मुरलीधर मोहोळ साहब हैं, जो पहली बार एमपी बने हैं, वो भी राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव में फिर से रिवाइवल होगा, चूँकि महाराष्ट्र में जिस तरीके की कोऑपरेटिव की अभी स्थिति बनी है, कुछ गिने-चुने शुगर फैक्ट्रीज़ और अर्बन बैंकिंग जिससे साहब जुड़े हैं, वो छोड़ के मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात कोऑपरेटिव में हो रही है। अब हमने विद्याधर अनास्कर साहब का एक इंटरव्यू आपको दिखाया था, जिन्होंने पैक्स के बारे में बहुत सी चीज़ें बताई, जो मॉड्यूल एक्ट में अभी चेंजेस हुए हैं। तो उसमें लग रहा है कि पैक्स को बहुत स्ट्रेंथन करने की बात गवर्नमेंट कह रही है। जैसे कि उनको अस्पताल भी खोलने की परमिशन मिली है, वो 5 स्टार होटल भी खोल सकते हैं और हम लोगों को पता है कि विविध कार्यकारी सोसाइटी जो हैं, उनकी स्थिति क्या अभी बनी हुई है। तो मुझे चर्चा जो करनी है, जो गुजरात से साहब जुड़े हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं, तो सर आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन भी करवा दीजिए। आई एम मिस्टर घनश्याम अमीन। मैं गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन का बहुत सालों से अध्यक्ष हूँ और जो पूरी हिंदुस्तान की एपेक्स कोऑपरेटिव बॉडी नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, उसका 2 टर्म में प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। और जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है ICICA एशिया का मैं वाइस चेयरमैन के पद से भी मैंने कामकाज किया है और प्रोफेशनली मैं हाई कोर्ट का एडवोकेट हूँ। तो सर मुझे ये बताइए, चूँकि मैंने इतना बड़ा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दिया, तो गुजरात में ऐसी क्या बात है कि अभी भी वहाँ का कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है, वो बचा हुआ है, बचा नहीं, बहुत फला-फूला है। जब अमूल की हम बात करते हो, लगभग 55,000 करोड़ रुपए का उसका एनुअल टर्नओवर है। हाँ, हाँ। हाँ, देखो गुजरात में कोऑपरेटिव में डेडिकेटेड नेतागिरी है। जो लीडरशिप है हाँ, दैट इज़ अ डेडिकेटेड लीडरशिप। अच्छा। और जब आप गुजरात और महाराष्ट्र की कंपैरिजन की बात करते हो, तो मैं आपको बताऊं कि गुजरात की कोऑपरेटिव मूवमेंट्स पॉलिटिक्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कभी इन्वॉल्व नहीं हुई है। मतलब कोई पॉलिटिकल नेता। अच्छा। कोई हमारा गुजरात का कोऑपरेटिव का जो ये है, आपको लगे कि कुछ खूबियाँ है, हुँ, तो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स में जो कोऑपरेटिव लीडर है, दे आर द डेडिकेटेड टू द कोऑपरेटिव से ही जोड़े हुए हैं। कोई एम्बिशियस नहीं है, कोई पॉलिटिक्स में उनका इंटरेस्ट नहीं है। हुँ, कोई 2-5% कहाँ है वो है, बाकी चुनाव में अपना कोई कोऑपरेटिव फोर्स कहीं नहीं लगता है। कॉन्ट्ररी महाराष्ट्र में जो कोऑपरेटिव पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी। पार्टियां है, वो कोऑपरेटिव लीडरों ने खड़ा किया है। करेक्ट। तो महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स एंड कोऑपरेटिव ये दोनों एक है। हमने अंतर रखा है कि पॉलिटिक्स बात अलग है, कोऑपरेटिव बात अलग है। तो हम लोग डेडिकेटेड है। अमूल जो है पूरा एशिया में उसका नाम है। बारडोली शुगर फैक्ट्री का हाईएस्ट प्रोडक्शन पर डे 1200 टन शुगर कैन मिलता है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्ट्री इन द एशिया। इफ्को का 2 कारखाना हमारा फैक्ट्रिया गुजरात से ही शुरू हुआ है। क्रिप्को की शुरुआत गुजरात से ही शुरू हुई। तो जो कोऑपरेटिव में बड़े बड़े हैं वो हमारे गुजराती लोगों ने ही स्थापा है। इफ्को का स्थापना वाला गुजराती था, क्रिप्को का स्थापने वाला गुजराती था, बारडोली शुगर फैक्ट्री अमूल का भी त्रिभुवन दास पटेल था। तो गुजरात में कोऑपरेटिव डेवलप होने का मेन ये कि ये नहीं है। और दूसरा, हमारी गवर्नमेंट भी कोऑपरेटिव में कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। कोऑपरेटिव काम आप अपने तरफ से करो, काम अच्छा हो रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट कभी कोऑपरेटिव में डायरेक्ट इन्वॉल्व होके ये संस्था को ये कर दो, ऐसा नॉर्मली नहीं है। तो इसीलिए अच्छे अच्छे लोग कोऑपरेटिव में आते हैं। और जो कोऑपरेटिव का मतलब ये है, छोटे और मध्यम वर्ग का लोगों का आर्थिक उपार्जन करना, नात जात धर्म का भेदभाव रखे बिना छोटे लोगों का आर्थिक उपार्जन करने का
उद्देश्य एक कोऑपरेटिव का है। तो और यही उद्देश्य पे जी। हमारे वहाँ नहीं, लेकिन यहाँ पे ये मान्यता है कि जैसे शरद पवार साहब है, उसके पहले भी कई नेता थे जो कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़े थे। अब हम लोग शिरडी में बैठे तो देश का, आशिया का पहला कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री यहाँ पे बना, लोनी में। तो ये मान्यता है महाराष्ट्र में कि अगर आप पॉलिटिशियन हो तो आपको गवर्नमेंट की एक पॉलिसी लेवल पे भी बैकिंग मिलती है। जैसे एमएससी बैंक है, उसकी भी एक फाइनेंशियल बैकिंग आपको मिलती है। तो आप ये कह रहे हो कि गुजरात में इसलिए कोऑपरेटिव बचा क्योंकि वहाँ पे लोग पॉलिटिकल नहीं थे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या कोई नेता कोऑपरेटिव में है तो उसकी वजह से जो महाराष्ट्र में जो आर्गुमेंट की जाती है वो सही नहीं है? नहीं, ऑन द कॉन्ट्री, ये तो इधर साइड, डबल साइड का होता है। मान लो कि जब ये पावर में होगा तो उनकी फेवर होगा, जब ये पावर में नहीं होगा, ऑपोजिशन वाला आएगा तो उनको डैमेज करने का सोचेगा। राइट। तो वो तो कोऑपरेटिव कभी ना कभी नुकसान में आ जाएगी। ऑन द कॉन्ट्री, गुजरात में जब हम पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रखते हैं तो कोई भी सरकार आए, इधर कांग्रेस आए, भाजपा आए, थर्ड पार्टी का है, तो कोऑपरेटिव को परेशान नहीं करेगा। वो बोलता है अच्छी मोमेंट है, जा रही है, और वो जो पॉलिसी बनाता है पॉलिसी को हम फॉलो करते हैं। और एक मैं और बात बताऊं कि गुजरात का कल्चर हमने कितना सेव किया है। हमारे गुजरात में एक भी शुगर फैक्ट्री आज भी प्राइवेट में नहीं है, एक भी नॉट अ सिंगल। हमें अलाउ ही नहीं करते हैं। अच्छा। और हमारी गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करती है, प्राइवेट वालों को अलाउ नहीं करती है। टोटल शुगर फैक्ट्री बिलोंग विथ कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड कोऑपरेटिव लीडर। सो ऑन द कॉन्ट्री, महाराष्ट्र में क्या हुआ, 200 से लगभग प्राइवेट फैक्ट्रीज है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या हुआ कि कोऑपरेटिव वाला ही पॉलिटिक्स था। तो पॉलिटिक्स में तो पोजीशन बनती है एडजस्टमेंट का, सकम होता है, तो उन्होंने एंट्री दे दी तो वहाँ कोऑपरेटिव है, प्राइवेट है, कंपटीशन अंदर अंदर है। हमारे वहाँ कोऑपरेटिव, इसीलिए जो जब प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन किसानों को होता है तो गुजरात की शुगर फैक्ट्रियों सबसे देश में सबसे ज़्यादा प्राइस किसानों को दे पाता है। ठीक है, मेरे दो सवाल है यहाँ पे। एक, चूंकि आपके पास एफआरपी जो है, महाराष्ट्र के नेता ये कहते हैं कि एफआरपी जो है वे आपके शुगर फैक्ट्रीज मानती नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट गन्ने के लिए जो एफआरपी तय करती है वो गुजरात की शुगर फैक्ट्रीज मानती नहीं है, और आपको एफआरपी का बंधन नहीं है, इसलिए आपको एक गट्टा पैसे भी आपको देने नहीं पड़ते। क्या वो सही है? और दूसरी बात, आपकी जो गुजरात की कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज हैं वो क्या रेट दे रही है? ये क्या रेट दे, मैं क्या बोलता हूँ। हाँ, क्योंकि हर टाइम रेट तो अलग अलग निकलता है। बट हमारे किसानों को जब हम जनरल मीटिंग होती है तो जो तो चेयरमैन होता है वो डिक्लेयर करता है कि भाई देखो, जो आपका गन्ना का प्राइस मार्केट के हिसाब से तुमने दे दिया, अभी शुगर फैक्ट्री ने इतना प्रॉफिट किया है, तो हम आपको भाव डिफरेंस, प्राइस डिफरेंस का जो भाव, हाँ, प्राइस डिफरेंस के हिसाब से हम आपको बांट रहे हैं इतना। और ये गिन के आप जो शुगर कैन की प्राइस देखो, ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं बेचा गया है। तो पिछली बार सर एक 4-5 फैक्ट्री के आप अगर आपको याद है तो बता दीजिए कि क्या रेट उन्होंने दिया था। नहीं, ये मुझे, क्योंकि आई एम नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द शुगर, तो इसीलिए मुझे ये नहीं है। लेकिन कोई भी शुगर वाले को आप पूछोगे जो अभी प्रेजेंट चेयरमैन होगा, तो उनके पास ये डेटा आपको मिल जाएगा। अच्छा, महाराष्ट्र में बहुत सी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट बंद पड़ गई है, तो गुजरात की क्या स्थिति है? नहीं, गुजरात में कोई जो बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव है ये कोई बंद नहीं पड़ी है, और नॉर्मली थोड़ी वीक रहती है। तो आसपास जो फेडरेशन, जो हमारा स्टेट फेडरेशन होता है, डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन होता है, उसको सपोर्ट करके हम उनको सेव करते हैं शुरू। तो हमारे कोऑपरेटिव में भी ज़्यादातर लीडर लोगों में बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेशन है। कोऑपरेटिव में कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स। ओके। तो सब लोग साथ में बैठते हैं, और एक दूसरे स्टीम में जब उनकी चुनाव आता है तो हम लोग सपोर्ट करते हैं, हमारे चुनाव आता है तो ये सब लोग सपोर्ट करते हैं। तो चुनाव क्या पार्टी लेवल पे नहीं होता है? नहीं, हमारे वहाँ चुनाव पार्टी बेस्ड नहीं लड़ा जाता है। अच्छा। सुनो, हमारे चुनाव होगा, कांग्रेस वाला भी लड़ेगा, भाजपा वाला भी लड़ेगा,
लेकिन जब फॉर्म भरेगा तो अपना पार्टी का जूता बाहर रख देता है, चुन के आता है, सब साथ में बैठ के काम करता है, पार्टी भी ज़्यादातर कुछ मतलब ये आप बहुत ही चीज़ें बता रहे हो, ये एकदम ही आइडियलिस्टिक चीज़ है। आइडियलिस्ट, इसीलिए तो हमारी गुजरात की कोऑपरेटिव मूवमेंट आज देश में इतनी अच्छी जा रही है। अभी जो आपने एक बात का जिक्र किया कि आपके पास फेडरेशन है, आप फेडरेशन के चेयरमैन हो कई सालों से, एक दो एग्जांपल आप मुझे बताइए कि फेडरेशन ने इस पद संस्था को जब वो वीक थी तब उसको लिक्विडिटी के लिए मदद किया। ये देखो जी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब आरबीआई ने डिसाइड किया कि जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है ये इतनी पोजीशन जो खराब डिस्ट्रिक्ट बैंक को है उसको 1 साल में ठीक कर लो, नहीं तो आपका लाइसेंस हम रद्द ये वैद्यनाथन समिति की बात बाद में रद्द कर देते हैं। तो हमारे गुजरात का 4 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ऐसी थी जो वीक थी और उसका लाइसेंस जा सकता है। और आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक कितनी है? 18 है। तो उसमें से 4 ऐसी था कि बिल्कुल वीक था। तो सब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इज अ डिस्ट्रिक्ट बैंक का एपेक्स फेडरेशन। डिस्ट्रिक्ट बैंक में सब लोग इकट्ठे हुए कि क्या करना है, क्या करेगा। तो फिर सोचा कि सरकार एट दैट टाइम मोदी साहब वॉज ए चीफ मिनिस्टर। तो सब लोगों ने सोचा कि साहब का ध्यान देना चाहिए, बताना चाहिए कि ये किसानों डिस्ट्रिक्ट बैंक को, ये डिस्ट्रिक्ट बैंक इज किसानों की बैंक, ये डिस्ट्रिक्ट में पूरा एडवांसेस यही करती है और सब बंद हो जाएगा तो साहूकार लोग उसका बेनिफिट ले लेगा। तो इसीलिए गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन और ये दफ़े अमित भाई वॉज ऑल्सो ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर थे। तो ये सब सहकारी लीडर लोग और कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी कोऑपरेटिव एक डिस्ट्रिक्ट बैंक का चेयरमैन था। तो ये सब लेके सब जाके मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ये पोजीशन है ऐसा वैसा। तो मोदी साहब ने 300-400 करोड़ रुपया दे दिया कि भाई बैंक को बचाओ, पहला पैसा मैं अरेंज कर लूँगा। अच्छा, तो इससे वो चारों बैंक बच गए। चारों बैंकों बच गई। आज ये चारों बैंकों अच्छी चल रही है। आज तमाम डिस्ट्रिक्ट बैंकों हमारी बहुत हेल्दी बन गई है। आपके यहाँ पे किसानों की कितनी आत्महत्या होती है और उसके कारण क्या है? नहीं, किसानों की आत्महत्या सबसे कम होती होगी। पूरा हिंदुस्तान का फिगर लेके आओ, किसानों को आज गुजरात में ऐसा कोई डिफिकल्टी ज़्यादा है ही नहीं। क्यों कि देखो 3 लाख तक किसानों को ऋण 0 इंटरेस्ट से बैंक देती है, डीसीसी बैंक देती है। अब वो 5 लाख किया अभी के बजट में। अभी ये बजट में 5 हुआ। किसान क्रेडिट कार्ड किसान को खेडूत ने पैसा तो किसी के पास से लेने के लिए जाना नहीं पड़ता है। जो उनका माल निकलता है तैयार हो जाता है। हर एक हमारे पास कोऑपरेटिव सेवा सोसाइटी का अपना वेयर हाउस है। तो किसानों को माल नहीं बेचना है तो अपने वेयर हाउस में स्टोर कर देता है। जिसको बेचना है उसको प्राइस कोऑपरेटिव हमारी सोसाइटियाँ देती है। हमारी पैक्स सोसाइटी भी मजबूत है। आज मैं भी एक पैक्स सोसाइटी का चेयरमैन हूँ, असलाली सेवा सहकारी मंडली। 500 किसानों का मैं ये करता हूँ। लेकिन कोई किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी उनका पैसा मेरे सोसाइटी में क्रेडिट पड़ा रहता है। क्या बात कर रहे हैं? क्रेडिट पड़ रहा है। तो ऐसा कोई किसानों का ज़्यादा कोई डिफिकल्टीज नहीं है। फाइन, मैं अमूल के बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहता हूँ, लेकिन आपकी जो फेडरेशन है उसमें कितने मेंबर्स है, कितनी पद संस्थाएं गुजरात में काम कर रही है और सबका मिला के कैपिटल अभी क्या है और एनपीए क्या है? ये देखो बात अलग अलग होती है। जो आपने फेडरेशन बोला, हाँ वो तो सबका, तो गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन मैंने बोला, उसमें मेरा फेडरेशन में सभी का रिप्रेजेंटेशन आ जाता है। अच्छा, जो पूरा स्टेट लेवल की 11-12 संस्था है उसमें से 2 चुन के हमारे वहाँ आता है। 18 डिस्ट्रिक्ट बैंक है उसमें से 2 आदमी चुन के आता है। फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसमें से 1 आदमी चुन के आता है। फिर पैक्स सोसाइटी है और दूध मंडली का भी एक प्रेजेंटेशन है। तो उसमें से चुन के एक आता है। फिर डिस्ट्रिक्ट डेयरी है, सभी डेयरी और शुगर फैक्ट्री, तो उसमें से भी एक चुन के आते हैं। करेक्ट।
और हर एक डिस्ट्रिक्ट यूनियन से एक एक आदमी चुन के, हर एक डिस्ट्रिक्ट में से चुनाव होता है और वहाँ से एक एक आता है। ऐसा करके मेरा 28 का बोर्ड हुआ है। लेकिन देखो, यू विल बी वंडर्स, गुजरात में क्या चीज़ था। मैं ओरिजिनली आई वॉज इन कांग्रेस। ये तो अच्छी सुनो। बात है। हाँ हाँ, हाँ तो जब मैं कांग्रेस में भी रहा बहुत सालों, तो मेरा काम अच्छा था। इवन मोदी साहब भी बोलता था काम अच्छा है, डिस्टर्ब मत करो। तो कोई भाजपा वाला मेरे सामने लड़ा नहीं है, आपने देखा ही कहीं? महाराष्ट्र में तो ये होगा नहीं। हाँ, तो मैं यही बोलता हूँ ना कि दिस इज रिकॉर्ड। मतलब आप कांग्रेसी होने के बावजूद आपको उसी पोजीशन पे आप बने रहे, सालों साल बने रहे। मोदी साहब 14 साल रहा, लेकिन कहीं स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन का चेयरमैन कांग्रेस का है, उसको हटाओ, ऐसा नहीं बना। एक दफे इंटरेस्टिंग है। हाँ, एक दफे भाजपा वाला ने थोड़ा मन से बनाया, इनको हटाना ही। हाँ हटाना है ऐसा, क्योंकि दूसरी संस्था लेता था। तो फिर हटा है, लेकिन कोई ज़्यादा उनकी संख्या नहीं बनती थी। लेकिन ऐसा हो सकता था कि हमारे में से किसी को बनाए तो 4-5 हमारा आदमी और उनका आदमी को सपोर्ट करके बन जाए। तो ये सोच रहा था। जब मोदी साहब के पास गए और बताया, तो मोदी साहब ने बोला नहीं, घनश्याम भाई काम अच्छा करता है, आप घनश्याम भाई के सामने मत जाओ, उनके साथ रहो। Are you saying this yes, sir. because recently I think you joined BJP? हाँ, आपने रिसेंटली बीजेपी ज्वाइन हाँ, किया? मैंने तो रिसेंटली 13-14 में ज्वाइन किया। लेकिन जब मैं कांग्रेस में था, ओरिजिनली आई वाज जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस। सो इंटरेस्टिंग। तो आप समझो, तो वो और मैं नहीं बोलता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ एक्स कोऑपरेशन मिनिस्टर, ये वाज माय मेंबर। तो जब मेरी दरखास्त मेरा कांग्रेस एमएलए और डिस्ट्रिक्ट बैंक के चेयरमैन मिस्टर अरुण सिंह राणा ने किया, तो सीडी पटेल जो एक्स कोऑपरेशन मिनिस्टर, वो खड़ा हो गया, नहीं घनश्याम भाई का दरखास्त मुझे करना है, क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश है। घनश्याम भाई के सामने अनुमोदन देने के लिए वो खुद खड़े रहे, खुद रहा है कि भाई उनके सामने नहीं रहना है, उनको साथ रहना है। तो मैं दरखास्त करता हूँ, तो मैंने अपने आदमी की दरखास्त विड्रॉ करवा दी और उनकी दरखास्त रखवा दी। ये रिकॉर्ड है मेरा, रिकॉर्ड है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये कोऑपरेटिव मूवमेंट अभी इतनी चढ़ाई पे, क्या हम लोग माने कि अभी भी जो लेवल है आपकी कोऑपरेटिव मूवमेंट का, वो उसी लेवल पे है जैसे वर्गीस कुरियन साहब ने काम किया था, और वो अभी स्टेबल हुई? देखो, डे बाय डे आप अमूल का टर्नओवर देखो, अमूल का बिक्री देखो। सुनो, अमूल प्रेस्टिजियस है। अमूल में कोई घोटाला, कोई आपने गलत बातों सुनी हो, कोई चुनाव में हल्ला गल्ला हुआ होगा, आप निकालो कोई रिकॉर्ड। खाली वर्गीस साहब को निकाल दिया, वो हो गया। ये तो सुनो कि ये बात है, सालों से कोई है तो निकाला होगा। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, पॉलिटिकली कोई लड़ाई मेंबरों में आज कोई होती नहीं है। हमारे चुनाव में ऐसा कोई खर्चा कोऑपरेटिव में नहीं होता है। दूसरी जगह बहुत बड़ा पैसा का जुगाड़ चलता है, हमारे वहाँ कोऑपरेटिव में कोई खर्चा ही नहीं होता है चुनाव का, सब साथ में बैठ के डिसाइड कर लेते हैं। तो आप एक थर्ड पार्टी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अब अमूल की जो सक्सेस स्टोरी है, वो गांव से लेके 55,000 रुपये एनुअल टर्नओवर, अभी 70,000 टर्नओवर हो गया। That's very huge। और मैं तो महाराष्ट्र में हर नेता से एक सवाल पूछता हूँ, सुनो, पूरा हिंदुस्तान की कॉरपोरेट संस्था, एमएनसी, जो भी एफएमसीजी है, उसमें हाईएस्ट टर्नओवर हिंदुस्तान यूनिलीवर से, नेस्ले से लगा के, कैडबरी से लगा के, आज अमूल का है। अमूल इज ऑन टॉप, करेक्ट, एफएमसीजी में। आज 70,000 करोड़ का उसका सालाना टर्नओवर है। तो मैं अपने एक नेता से, जो हर बार मैं अपने बड़े बड़े नेता से सवाल पूछता हूँ, क्योंकि अभी अमूल ने पुणे में 1 लाख लीटर पर डे का एक नया इंस्टॉलेशन किया है, और वो रिकॉर्ड ब्रेक समय में केवल 6 महीने में हुआ है। अब अमूल जो है वो महाराष्ट्र के कई ऐसे इलाके में चली गई हैं जहाँ से अब वो मिल्क का संकलन कर रही हैं, और हो सकता है कि आगे जाके उनकी चिलिंग प्लांट्स महाराष्ट्र के कई ऐसे इलाके में होंगे। जैसे श्री नितिन गडकरी कहते हैं कि अमूल को और मदर डेयरी को विदर्भा में आना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है महाराष्ट्र के नेताओं से कि चूंकि कुछ ऐसे ब्रांड हैं, जैसे अब संगमनेर में है तो यहाँ के जो बाला साहब थोरात है, उनका एक अच्छा ब्रांड है, मराठवाड़ा में भी कुछ अच्छे ब्रांड बने हैं, गोकुल है, वारना है, लेकिन हमारे यहाँ पे अमूल बना नहीं है।
तो ये क्यों नहीं बना है, ये मैं बार बार शरद पवार जी से भी और कई ऐसे नेता से पूछता हूँ कि आपके पास ये ब्रांड क्यों नहीं बना है। उसका अभी तक जवाब मुझे नहीं मिला है। शायद हो सकता है कि जो प्राइवेट उनकी एंटिटीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, और कई नंबर ऑफ़ प्राइवेट एंटिटीज़ हैं जो आपके आंखों के सामने आएंगी। लेकिन मैंने सवाल आपसे ये पूछा था कि अमूल की वजह से खास करके महिलाएं जो हैं और एक गांव एकक मान के चलते हैं, तो गांव में क्या हुआ है, अमूल की वजह से तालुका प्लेस में क्या हुआ, और अमूल की वजह से गुजरात में क्या हुआ? देखो, गुजरात की रूरल इकोनॉमी में अमूल का बहुत बड़ा श्रेय है। गुजरात की रूरल इकोनॉमी अमूल के कारण बहुत स्ट्रांग हो गया है। हर एक गांव में हर वीक में कैश मनी अमूल से बांटा जाता है, राइट। और यही मनी से लेडीज लोग अपना घर चलाता है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड सो फार मनी इज कंसर्न। वो 2-3 काव बछड़ा भैंस रख लेता है और अपना घर उसी में से ही चल पड़ता है। जो आपने बोला कि सुसाइड, तो सुसाइड करने का सवाल ही नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है किसानों को। तो ये अमूल पैटर्न है। अमूल पैटर्न में सब फैसिलिटी, उनको खानदान, उसको डॉक्टर चाहिए तो डॉक्टर मिल जाता है, उसको गाय भैंस को के लिए पैसा चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट बैंक उनको पैसा दे देती है। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अपना मन से डिसाइड करना, 2 और लेना है तो 4 दिन में उनको पैसा मिल जाए, 2 और ला के बसा दो, आप प्रोडक्शन बढ़ा दो। और तो अमूल का यूएसपी क्या देखते हैं आप? उनके प्रोडक्ट उनका यूएसपी है, उनका मैनेजमेंट उनका यूएसपी है। यूएसपी मीन्स क्या 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 मतलब अमूल में ऐसी क्या चीज़ है, अमूल के प्रोडक्ट में ऐसी क्या चीज़ है? देखो, अमूल के मैनेजमेंट में ऐसी क्या चीज़? देखो, अमूल का प्रोडक्ट का क्वालिटी अमेरिका वाला दे हैव एक्सेप्टेड FDA। हाँ, आज अमेरिका में भी बटर मिलता है, अमूल बटर मिलता है। आज देखो अमेरिका में जो खाने पीने की चीज में कितना कंट्रोल है, कितना ये लोग, FDA बहुत स्ट्रांग है वहाँ का। FDA बहुत स्ट्रांग है। वाई अमूल इज सक्सेसफुल देयर, उसका माल बेच जाता है। कितना कंट्री में अमूल का माल जाता है आप देखो। तो अमूल जहाँ हर 3 साल में 4-5 साल में चुनाव होता है, जहाँ इलेक्टेड आदमी किसानों का रिप्रेजेंटेटिव है, ये कोई BA MBA मास्टर क्वालिफाइड लोगों तो है नहीं, जो किसानों का रिप्रेजेंटेटिव चुनाव लड़ रहा है, और चुनाव लड़के भी इतना अच्छी तरह सबको साथ में रख के सभी डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्शन बढ़ा के उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका पैसा, उनको वर्तर मिले, उनका मिल्क का, ये मैनेज करके इतने अच्छा प्रोफेशनली, जैसे MNC कंपनी चल रही है ऐसा काम कर रही है। उनका मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है? आज देखो वाराणसी में भी डेयरी हो रही है, कलकत्ता में भी हो रही है, कहाँ कहाँ नहीं है, जहाँ करीबन 7 स्टेटों में अमूल का डेयरी हो रही है। अभी अमूल गुजरात का लिमिटेड नहीं हुआ, ब्रांड बनने अभी तो देश ब्रांड बन जाएगा। तो उनके मैनेजमेंट में क्या चीज़ है? तो कोई जादू होगा। कहने का मतलब कि इतना हमारे पास, हमने बोला ना कि किसी को कोई स्वार्थ नहीं है, कोई पॉलिटिक्स कोई इंटरेस्ट नहीं है। पॉलिटिक्स इतना इंटरफियर करती नहीं है। भाई अच्छा चलता है चलने दो, छोटा मोटा प्रॉब्लम आता है तो कोऑपरेशन मिनिस्टर बैठ के उसको सुलझा देता है। तो एंगल देख लो, एंगल कि गवर्नमेंट का काम करती है कोऑपरेटिव, क्योंकि गवर्नमेंट का हम तो सपोर्टर है इकोनॉमी डेवलप करने में। कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा, इसीलिए आज प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला कि सहकार से समृद्धि, अगर देश में समृद्धि लाना है तो कोऑपरेटिव से आएगा। माननीय अमित भाई शाह साहब ने, देखो आपने जो पैक्स सोसाइटी था, इसका कॉमन बायलॉज करके उसको मल्टीपल एक्टिविटी कर दी है। क्योंकि अगर किसानों की समृद्धि करना है, डबल इनकम करना है, तो उनकी एक्टिविटी बनाना पड़ेगा। आज तक हर एक पूरा देश में क्या होता है, खाली ऋण बांटता था, खाद बांटता था, बस यही सोसाइटी काम करती है। अभी मल्टीपल एक्टिविटी का मंजूरी मिल गई, और जो अमित भाई शाह साहब ने जो कॉमन बायलॉज बनाया था, ये हिंदुस्तान का हर एक स्टेट ने अपना लिया, इवन केरल ने भी अपना लिया, बंगाल ने भी अपना लिया, सभी स्टेटों ने। ऑपोजिशन जहाँ गवर्नमेंट है, दे हैव ऑल्सो स्टडीड, उनको लगा के तो बहुत अच्छा है, एंड दे हैव एक्सेप्टेड। नाउ पूरा हिंदुस्तान में ये मॉडल बायलॉज चलता है,
आज सेवा जो प्राइमरी एग्रीकल्चर मल्टीपल सोसाइटियाँ हो गई, मल्टीपल बिजनेस होगा। आज मेरा गांव में भी मैंने प्रधानमंत्री जन औषधि स्टोर खोल दिया, तो सभी मेडिकल स्टोर का ये हो जाएगा, क्योंकि 60% डिस्काउंट में दवाई मिलती है। कौन किसानों, कौन गांव वाला 60% ज़्यादा लेके दवाई लेने के लिए जाएगा। तो पेट्रोल पंप का मुझे लाइसेंस मिल रहा है टैक्स के लिए। हाँ, विविध कार्यकारी सोसाइटी के लिए। विविध सोसाइटी है। हमारी सोसाइटी में सरप्लस फंड है, मेरे पास फंड की प्रॉब्लम नहीं तो है। आपकी कोई ऐसी सोसाइटी है कि जिसने इतने सब बिजनेसेस किए हैं? अरे कई सोसाइटी में पेट्रोल पंप चलता है तो कि हाँ। है, तो अलग अलग एक्टिविटी जो गांव को करना है वो लोग इकट्ठा करके सब कर लेते हैं। गैस का बॉटल का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, गैस का ये प्रोसेसिंग कर रहा है। तो आजकल अभी किसानों की मंडली लिमिटेड पर्पस के लिए नहीं रही। जैसे प्राइवेट व्यापारी, प्राइवेट बिजनेसमैन जैसे बिजनेस करता है, ये सब एवेन्यू उन्होंने ओपन कर दिया कि आप प्रोफेशनल बनो और ये सब बिजनेस में आओ, और आपके साथ जुड़े हुए आपका किसानों का एक्सप्लॉयटेशन न होए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस मिले, ये आप ध्यान में रखो। फाइन। तो ये तो बढ़िया सी बातें और अच्छी बातें हमने कही, लेकिन गुजरात के कोऑपरेटिव मूवमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें होगी कि आपको लगता है कि इसको भी सुधारना ज़रूरी है? छोटा मोटा जो प्रॉब्लम होता है, छोटा मोटा प्रॉब्लम कोई होता है तो हम मिनिस्टर से मिलते हैं, सीएम से मिलते हैं, तो उसका सॉल्यूशन आ जाता है। ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है? ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है कि जिसके सामने हम लोगों ने कभी पेपर में निवेदन दिया, हम लोग सब इकट्ठे हुए कि भी ये कहाँ तक चलेगा, ऐसा हमको कोई याद ही नहीं है। फाइन। अच्छा, एक दो मेरे आखिरी सवाल है। चूँकि गुजरात के लोगों के डीएनए में व्यापार है ऐसा लोग कहते हैं, और सक्सेसफुली आप रन भी करते हैं। मैं इसको मानता नहीं हूँ, मैं बात करता हूँ कि कल्चर होता है, फिर उस कल्चर से लोग जुड़ते हैं। तो क्या गुजरात के लोगों के डीएनए में कोऑपरेटिव है? हाँ, देखो, जब गांधी जी ने आज़ादी मिली जी, तो गांधी जी ने बोला कि भाई देखो, ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी, सही आज़ादी हम कब मानेंगे? जब आप गांव-गांव में उनको जो फॉलोअर्स था उनको बोला आप गांव-गांव में फैल जाओ और वहाँ जाके किसानों की हर एक प्रकार की कंज्यूमर सोसाइटी करो, किसान मंडली करो, ग्राम समृद्धि की बात कर रहे हैं हाँ, ग्राम समृद्धि। जब गांव डेवलप होगा तभी आज़ादी मिली, उसका सही फल मिला, हम मानेंगे। तो उनका फॉलोअर को बोला कि आप गांव-गांव में फैल जाओ। ये लोगों, उनका सभी फॉलोअर हर एक गांव में चल, विनोबा भावे लगा के सब लोगों ने गांव-गांव में घूमे, सभी कंज्यूमर्स मंडली बनाई, दूध मंडली बनाई, किसान मंडलियाँ बनाई, और सभी गांव में कोऑपरेटिव कल्चर वहाँ से शुरू हो गया। थोड़ा मेरा एक वाइडर सवाल है, फिर ख़त्म कर देते हैं। 1991 के बाद हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म पे आए हैं, अब मिडिल क्लास बहुत बड़ा है। दूसरी तरफ एमएनसी जो हैं, आपके गुजरात से भी बहुत बड़े लोगों के नाम आते हैं, उनका भी बहुत प्रेशर ग्रुप बना है और वो देश की नीतियों को चलाते हैं, ऐसे कहते हैं। जब एक तरफ एमएनसीज बड़ी हैं, आपको खुले मार्केट पे कंपटीशन करना है, दूसरी तरफ आप बात कर रहे हो कोऑपरेटिव मूवमेंट की। तो अगर महाराष्ट्र में इस चीज़ को बढ़ाना है तो मुझे 5 चीज़ें ऐसे बताइए कि महाराष्ट्र में अगर ये चीज़ें होती हैं तो ही कोऑपरेटिव मूवमेंट बढ़ेगा, अन्यथा नहीं। आपने 2-4 चीज़ें तो ऑलरेडी बता चुके हैं आप। ये नहीं, मैं देखो जी, हमने आपको शुगर का सीधा बताया। अभी मिल्क में देखो, मिल्क में कोई प्राइवेट प्लेयर कहाँ है हमारे पास, बताइए। तो जो व्यापारी है, या जब मिल्क में, तो आज बहुत से लोग, इवन रिलायंस भी सोचता था कि मिल्क का में होना तो चाहिए, शुगर फैक्ट्री में भी आने वाले थे। शुगर फैक्ट्री में भी आना चाहिए। लेकिन गुजरात का कल्चर ऐसा है, न तो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, न तो पब्लिक सपोर्ट करेगी। What you are saying that there should not be any support from the government side for the any private entities. प्राइवेट एंटिटी, That is one part. सो फॉर कोऑपरेटिव मूवमेंट के खिलाफ जो चलता है, क्योंकि हमारे कोऑपरेटिव मूवमेंट अच्छी सेटिस्फैक्टरी चल रही है, लोग को खुश है, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो गवर्नमेंट का उसमें बजट नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, कोऑपरेटिव लीडर अपने आप करते हैं। तो फिर क्यों ये लोगों को इनवाइट करके ये प्रॉब्लम करना। तो इसीलिए आज हमारी जो डेयरी उद्योग है उसमें 100% कोऑपरेटिव, कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं है। शुगर है, कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं है। आज मान लो कि इवन खाद उत्पादन में
इफ्को क्रिप्को का सबसे ज्यादा उत्पादन अभी तो गुजरात नैनो में। पे भी आ गए हैं, हाँ, नैनो पे भी आ रहे हैं हाँ, ना। तो जो गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर है, लेकिन ये गवर्नमेंट का यूनिट है, हम्म। जीएनएफसी है, वो गवर्नमेंट का है, लेकिन कोई प्राइवेट प्लेयर ऐसा नहीं है कि जो हमको कुछ बता दे कि भाई हम आ गए। So what you are saying, there should not be any private participation in the cooperative movement, हाँ, and the government policy should be like to promote only cooperative movement. Am I right? कोऑपरेटिव जहाँ अच्छा चलती है वहाँ प्राइवेट को प्रमोशन ज़्यादा नहीं मिलता है, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, चूँकि मैं जानता हूँ कि बहुत डिटेल से हमने बात नहीं की है, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस अब कोयटे साहब ने यहाँ शिरडी में बुलाई है। 8-9 देश के लोग यहाँ पार्टिसिपेट हुए हैं, एक अच्छी 2 दिन की कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो मैं खाली महाराष्ट्र के सामने ये रख रहा था कि भाई देखिए, अगर कोऑपरेटिव पे गुजरात का इतना बड़ा विश्वास है, तो महाराष्ट्र जिसकी जननी कही जाती है, जो काका साहब गाडगिल हैं, विखे हैं, आज की स्थिति में महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव मूवमेंट कहाँ है? और इनसे बात करके मुझे ये विश्वास लगा है कि जिस तरीके की देश की नई पॉलिसी बन रही है और जो देश के गृह मंत्री चाह रहे हैं, जो अभी कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं ही वो, ये पॉसिबल है महाराष्ट्र में। अलबत्ता जो अब महाराष्ट्र के जो रूलर्स हैं, जो बीजेपी पार्टी से जुड़े हैं, उनको बहुत बड़ा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। जो उनके सहयोगी पार्टनर है, वो तो मुझे नहीं लगता कि ये चाहेंगे कि महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव मूवमेंट अच्छी तरीके से बने। कैमरामैन निकेतन माने के साथ मैं राहुल कुलकर्णी, NDTV मराठी, शिरडी, अहिल्यानगर।